सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल सितंबर 25 का रिजल्ट जब से आया है तो बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि साहब हम कुछ मार्क्स से रह गए तो क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 1 नंबर से रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 नंबर से रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन तो 80 मार्क्स का था लेकिन हमारे तो 20 मार्क्स से आए। मतलब इतना इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में इतना गैप देखने को मिल रहा है। तो बच्चों का ये है कि जो बॉर्डर लाइन पे रहे हैं कि क्या मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो मार्क्स कैसे कैसे बढ़ते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, और अब आप आगे क्या करो जिससे कि आपका ये एक्सपेक्टेड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स का गैप कम से कम हो। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से समझे, पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि आईसीएआई ने जो सजेस्टेड आंसर्स आपको दे दिए हैं, आईसीएआई ने नेट पे डाल दिए हैं रिजल्ट के साथ साथ ही, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें पार्ट ए के आंसर भी है और पार्ट बी के आंसर भी है। और आईसीएआई का जो लिबरल है उसको इस चीज़ से चेक कर सकते हो आप कि आईसीएआई ने जो एमसीक्यू सॉल्यूशन है, एमसीक्यू सॉल्यूशन में भी कुछ ग्रेस मार्क्स और कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे हैं, तो वो भी ग्रेस मार्क्स का तरीका है। जैसे सीए फाउंडेशन में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 1 मार्क्स एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है कोई भी अवेलेबल नहीं था तो 1 नंबर उसका बोनस का दिया है। सीए इंटरमीडिएट में लॉ में 3 एमसीक्यू में अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक भी अगर बच्चे ने किया है तो उसके आंसर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से 6 नंबर का बेनिफिट ये है। फाइनल में एफआर में 1 एमसीक्यू में 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं, ऑडिट में 1 एमसीक्यू में पड़े हैं, डीटी में 1 एमसीक्यू में है, तो इन्हें 2 2 4 6 नंबर तो ये हो गए। और आईबीएस में एक क्वेश्चन में जो है 2 मार्क्स का बोनस दिया, 3 में अल्टरनेट दिए, तो कुल मिला के 4 और 4 8 नंबर तो ये हो गया। तो फाइनल लेवल पे बात करें तो 1 2 3 और 4 7 यानी 14 मार्क्स का जो बेनिफिट है ये आईसीएआई ने प्रोवाइड किया है, ये उसमें दिया है जो तो है ही है। अब ये आता है कि क्या हमारे जो कुछ मार्क्स शॉर्ट पड़ रहे हैं तो बढ़ सकते हैं क्या। तो आपको बताऊं मैं कि आप इसके लिए रीवैल्यूएशन वाला जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और रीवैल्यूएशन के फॉर्म में 2 चीज़ों के मार्क्स बढ़ते हैं। एक तो मार्क्स बढ़ते हैं कि अगर आपका कोई टोटलिंग कैरी फॉरवर्डिंग एरर है तो टोटलिंग कैरी फॉरवर्डिंग एरर है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो कॉपियाँ चेक हो रही है उसमें टोटलिंग और कैरी फॉरवर्डिंग एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। उसका रीज़न क्या है कि सारा का सारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टोटल करता है, कैरी फॉरवर्डिंग करता है, और सॉफ्टवेयर को पता ही है कि गलती नहीं करता है। दूसरा, कोई अनचेक पोर्शन रह जाए, हालांकि अनचेक पोर्शन रह जाएगा तो वो चेक होगा और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जब फिजिकल कॉपियाँ होती थी तो पता चलता है कि बच्चे ने 4 पेज छोड़ के बाद में आगे लिखा और टीचर ने 4 पेज पलटे नहीं, तो हो सकता है कि वो रह जाता है। अब आजकल तो क्या है कि जब ऑनलाइन कॉपी चेकिंग होती है तो उसकी एंट्री एक जगह से होती है और एग्जिट दूसरी जगह से होती है, यानी हर पेज एग्जामिनर के माइंड से निकलेगा, सामने आंखों के सामने से निकलेगा। इसका मतलब है कि छूटने की पॉसिबिलिटी न के बराबर होती है। फिर भी अगर मान लो कुछ छूट जाता तो वो तो पॉसिबल है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करके और ये वेट नहीं करेंगे कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। आप लोगों को तैयारी तो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि तैयारी करोगे जब भी आपका पर्पस सोल्व होगा। 50 डेज का टाइम आपको एग्जाम में बचा हुआ है। तो ये तो आपका एक प्रोसेस हुआ। लेकिन मैं अब आप लोगों को वो बताता हूँ कि चलो ठीक है, किसी के मार्क्स का गैप ज़्यादा है और मैं उस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया, मान लीजिए 80 मार्क्स आए 20 मार्क्स, या एक्सपेक्टेशन में कोई देखो 2-4 नंबर का गैप होता है, जब तक तो चलो थोड़ा बहुत एस्टिमेशन एरर आपका भी हो सकता है। लेकिन एस्टिमेशन में बहुत बड़ा गैप है तो आप ये मान लो कि ये ब्लेंडर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस ब्लेंडर को नहीं समझोगे तो इसका मतलब है कि आने वाले एग्जाम में भी आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो उसका एक तरीका है कि आप आईसीएआई की वेरीफाइड कॉपी मंगाएं। तो जब आप वेरीफाइड कॉपी मंगाएंगे, सही स्टड आपका आ गया, उससे मैच करें। और उससे मैच जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कई बच्चों ने मेरे को मतलब बताया कि साहब देखो ये आईसीएआई का सही स्टडी में आंसर ये है, हमारा आंसर भी यही है, लेकिन मेरे को नंबर नहीं दे रखे।
क्योंकि मेरे तो नंबर बहुत कम आए, क्योंकि मैं तो करके तो ही आया हूँ। हालांकि सच्ची बड़ी कॉपी तो अभी किसी की आई नहीं, लेकिन ये तो मेरा पूरा सही है और इससे मार्क्स आने चाहिए थे। तो यहाँ देखो गैप क्या आता है कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आईसीएआई में एक तो फॉर्मेटिंग पूरा चेक कर रहा है कि मतलब फॉर्मेट पूरा सही है कि नहीं है, इसके अलावा अकाउंट्स के नाम पूरे सही हैं कि नहीं है, इसके अलावा जो ऑर्डर है वो सही है कि नहीं है, इसके अलावा प्रोविजंस पूरा ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब चीज़ आईसीएआई चेक कर रहा है। स्टूडेंट अक्सर फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं रखता और आईसीएआई जो सर्टेन स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है, स्टेप्स का ध्यान नहीं रखता। तो ये इस वजह से जो है बच्चों के मार्क्स आ नहीं रहे हैं। तो आप ये चेक करना कि भाई आईसीएआई की जो स्टेप्स है वो मेरी मैच हुई नहीं हुई। आप ये मैच मत करना कि मेरा आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, आंसर तो मैच हो जाएगा, आंसर मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेप्स मैच हुई कि नहीं हुई है। इसका रीज़न क्या है कि आजकल जितने भी ऑनलाइन क्लास वाले हैं जो अपने क्लासों को अच्छा करने के चक्कर में क्लासों का ऐसा कचरा कर दिया कि बिल्कुल शॉर्टकट और इस तरीके से कराते हैं, तो बच्चों को अच्छा तो लगता है लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कहीं शॉर्टकट की गलती तो नहीं कर दी, फॉर्मेटिंग की गलती तो नहीं कर दी। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको चेक करना है कि जो लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज जो है, स्पेशली लॉ, ऑडिट और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि लीगल फॉर्मेटिंग, जो लीगल फॉर्मेट है लैंग्वेज का, वो आया कि नहीं आया। ऐसे बिल्कुल जनरल लैंग्वेज जो नोट्स की है वो तो आप लोगों ने नहीं लिख दी है। हालांकि एसेंस उसका भी निकलेगा, लेकिन लिखने का तरीके का फ़र्क है। आप ये चेक करना और आप ये देखना कि आपने भी अगर एसेंस सेम लिखा है लेकिन प्रेजेंटेशन नोट से किया है तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स में गैप आ रहा है तो सर्टिफाइड कॉपी से मैच करोगे तो आपके समझ में बैठ जाएगा कि गलती क्या हो रही है और वो गलती आगे रिपीट नहीं करनी। तो कुल मिला के आपको नटसेल में बताऊं तो आईसीएआई का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है और फॉर्मेटिंग सेम देनी है, और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो आपको जितना भी याद रहेगा 50% 60% वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का रहेगा और उसमें उस प्रोपोर्शन में नंबर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मार्क्स चाहे आपके रिवॉल्यूशन में बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन अगर ये गैप समझ गए, आप रीजन समझ गए, तो अगली बार आप इसको ठीक करोगे और ठीक करके आगे अच्छे मार्क्स लाने के पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए अपना एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने अपना एनालिसिस नहीं किया और सेम गलती रिपीट करते रहे तो ये मान लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अपनी गलती आइडेंटिफाई करके और उसको दूर करें, जिससे कि आगे अच्छे मार्क्स लाने की पोजीशन में आप लोग आ जाओ। तो ये आप लोगों को करना है और डिटरमाइन कर लो कि हमारे को सारी गलतियां दूर करके स्टडी मटेरियल पढ़ना आएगा। ये सारे के सारे कॉमर्शियल लोग हैं, टीचर्स हैं जो अपनी किताबें बेचते हैं, कोई मतलब नहीं है। आरटीपी एमटीपी सही स्टडी का भी रेलिवेंस जब हो जाए जब स्टडी मटेरियल ढंग से हो गया। अगर स्टडी मटेरियल की कॉस्ट पे आरटीपी एमटीपी सही स्टडी करते हो, क्वेश्चन बैंक करते हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आईसीएआई की एसएम पे फोकस करो, एसएम की तरफ लौटो, आप लोग पास हो जाओगे डेफिनेटली। थैंक यू।